नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुराग अड्डा। बात शुरू करते हैं एक नारे के साथ। बाबा साहब का मिशन अधूरा, कांसी राम करेंगे पूरा। जब 1984 में कांसी राम ने बसपा का गठन किया था, तब उनके छोटे छोटे कार्यक्रमों में ये नारे लगाया करते थे अपने संसाधनों से आने वाले कार्यकर्ता, और उनकी आंखों में दलित समाज को आगे ले जाने का सपना हुआ करता था। लेकिन बाबा साहब से प्रेरित, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर कांसी राम ने जो शुरू किया और ये नारे बने कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, कांसी राम करेंगे पूरा। कांसी राम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या अब वो मौका आ गया है कि उनका मिशन उनके स्थापित राजनीतिक पार्टी बसपा से बाहर निकलकर दूसरी पार्टियों तक भी पहुंच चुका है। 13 मार्च को राहुल गांधी कांसी राम की याद में इंदिरा गांधी सत्ता प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। 15 मार्च को कांसी राम जयंती के दिन अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के जिले जिले में पीडीए दिवस का आयोजन करेगी। अभी हाल ही में इटावा में कांसी राम की एक मूर्ति का लोकार्पण भी अखिलेश यादव कर चुके हैं। और 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी तो एक रैली कर ही रही है, वो उसके संस्थापक रहे हैं। लेकिन कांसी राम, पंजाब के रोपड़ में पैदा हुए कांसी राम ने शुरुआत में नौकरी की, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित थे, लेकिन उन्होंने नौकरी जल्द ही छोड़ दी और उसके बाद संगठन बनाया। पहले बामसेब बनाया, फिर DS4 बनाया, और फिर 1984 में एक राजनीतिक दल बसपा बनाया। पूरी तरह से वो बाबा साहब के ही सिद्धांतों से प्रेरित थे, और बाबा साहब के सिद्धांतों को लेते लेते वो राजनीति में आए। लेकिन बाबा साहब के तौर तरीके, जो कि आज राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, देश की एक बहुत बड़ी फिगर है, राजनीतिक फिगर है, और अंबेडकर की विरासत से भारत का कोई भी राजनीतिक दल इनकार नहीं कर सकता है। कांसी राम ने उसे नई दिशा दी क्या? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है कि जिस बाबा साहब से वो प्रेरित थे उसे उन्होंने क्या कुछ नई दिशा दी? थोड़ा उनकी भाषाओं पर गौर कर लेते हैं। अगर अंबेडकर को, बाबा साहब को दलित समाज में वो एक सांस्कृतिक चेतना के तौर पर ज़्यादा रहे। बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि वो कहते थे कि दलितों की स्थिति भारत में इसलिए थोड़ा ज़्यादा ख़राब रही कि अंग्रेज भारत में देर से आए और थोड़ा जल्दी चले गए। यानी कि वो जो उच्च शिक्षा है, जो मॉडर्न एजुकेशन थी, जो पश्चिमी शिक्षा थी, उनके पहनावे, उनके खान पान और ब्राह्मणवाद को चुनौती देने के जो सारे पारंपरिक तरीके थे, बाबा वो आधुनिक थे। कांसी राम भी उसी से प्रेरित थे। लेकिन कांसी राम ने थोड़ी सी बाबा साहब की राजनीति से प्रेरणा लेते हुए उसकी भाषा जरूर बदली। कांसी राम के राजनीति के केंद्र में हमेशा सत्ता रही, और ये बात वो खुलकर जाहिर भी करते रहे। जब उन्होंने बामसेब बनाई थी, कर्मचारियों का संगठन हुआ करता था जिसमें दलितों के ज़्यादातर नेता पहुंचते थे, तब भी वो कहते थे कि सत्ता में हिस्सेदारी की बात कैसे हमें करनी है। रॉयल हॉलवे लंदन विश्वविद्यालय के एक PhD स्कॉलर अरविंद कुमार हैं, वो अपने एक लेख में इस बात का जिक्र करते हैं कि कांसी राम इस बात को समझते थे कि भारत में जो राजनीतिक सत्ता का वितरण है वो एक पैट्रोनज सिस्टम के तहत है, यानी सरपरस्ती के तहत होता है, जिसमें सत्ता पर बहुत ऊंचे केंद्रों पर लोग बैठे होते हैं और वो उसका वितरण करते हैं। आप इसे ये भी समझ लीजिए, नेहरू का जो विकास की जो बूंद बूंद रिसने वाली थ्योरी कही जाती है, उसे अगर सत्ता में परिवर्तित कर दिया जाए तो कांसी राम ये मानते थे कि उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, सत्ता जिनके पास है, वहीं से रिस रिस कर सत्ता आएगी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक आएगी। उनका मानना था कि चूंकि दलित सत्ता के केंद्र में ज़्यादा नहीं है, सत्ता के शीर्ष पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए उन तक विकास नहीं पहुंच रहा है, उन तक जागरूकता नहीं पहुंच रही है। इसलिए बाबा साहब तो कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। कांसी राम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विज्ञान पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा और इन चीज़ों के साथ साथ सत्ता पर बहुत जोर दिया, और सत्ता पर जोर देने का उनकी स्पष्ट सोच रही। उन्होंने बाबा साहब के जो प्रतीक हुआ करते थे, जैसे बाबा साहब की फ़ोटो आपने हमेशा टाई सूट वगैरह में देखी होगी। कांसी राम बहुत सादे कपड़े पहनते थे और आमतौर पर एक सिंपल पैंट शर्ट और चप्पल में नज़र आते थे, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने भाषा बदली अपनी, जो कि अम्बेडकर से थोड़ा अलग थी। उनके वो पढ़े लिखे आदमी थे, तो उनके पास एक आधुनिक भाषा भी थी, शिक्षा दलितों को मिलनी चाहिए, लेकिन उनके पास एक पारंपरिक भाषा भी थी, जो कि वो जानते थे कि भारत जातियों में बटा समुदाय है, दलित भी जातियों में बटे हुए हैं। तो वो जैसे DS4 के समय एक नारा लगता था, उस समय चूंकि दलितों को उत्थान का समय था, तो उन्होंने नारा दिया कि बामन ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। और ये नारा बहुत लोकप्रिय हुआ वामसेब और DS की राजनीति में, जिसने कि जो पूरे दलित और अति पिछड़े समूह को संगठित किया। कांसी राम की राजनीति आगे बढ़ी। उनके पास एक सधुक्कड़ी भाषा भी थी, जैसे कि वो अपने ज़िंदगी को
पेश करते थे। बाबा साहब ये हमेशा बाबा साहब के पहनावे उनके उसमें देखेंगे तो हमेशा अंग्रेज़ी शिक्षा की उन्होंने वकालत की, पश्चिमी पहनावे की वकालत की और ये माना कि दलित समुदाय अगर पढ़े लिखेगा तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन पढ़े लिखे कांसीराम ने अपने तौर तरीकों में ये हमेशा रखा, उन्होंने कहा कि मैं कभी बैंक अकाउंट नहीं रखूँगा, मैं कभी अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रखूँगा और उन्होंने अपने को एक साधु की तरह प्रस्तुत किया, जो कि भारतीय समाज में त्याग का बड़ा महत्व होता है, उसका भी उन्हें फ़ायदा मिला 1984 में जो उन्होंने पार्टी बनाई। फिर कांसीराम के पास एक राजनैतिक भाषा भी थी, जो कांसीराम के DS4 में जो नारा लगता था कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। उस नारे के बाद वो जब उनके मुलायम सिंह के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन में आई है, तो वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहते थे, लोग उनसे पूछते थे कि आपने बनियों को क्यों टिकट दिए हैं, तो वो कहते थे कि बनियों के पास नोट है और हमारे पास वोट है और दोनों को जब मिला देंगे तब दलित सत्ता में पहुंचेंगे। कांसीराम के पास और भी मौके आए थे तमाम सारे, जब 1993 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद जब मुलायम सिंह से बहुजन समाजवादी पार्टी का अलगाव हुआ, तब कांसीराम के पास मौका था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे इनकार कर दिया और मायावती को आगे बढ़ाया। और भी मौके आए थे उस समय, सरकार एक समय ये भी चर्चा चली थी कि उन्हें ये ऑफर किया गया था कि आप देश के राष्ट्रपति बन जाइए, तो उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन तो बहुजन आंदोलन के लिए है, राष्ट्रपति जैसे रबर स्टैंप पद पर जाकर मैं क्या करूंगा। तो धीरे धीरे अब कांसीराम की राजनीति का ही सहारा लेकर 2007 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी ने तमाम, जो कांसीराम अपनी राजनीतिक भाषा बदलते थे, शायद मायावती ने उनसे ही ये सीखी थी, जो DS4 ये नारा लगाता था कि बामन ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4, उसी बहुजन समाज पार्टी में ये नारे लगने लगे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और फिर धीरे धीरे बहुजन हिताय को बड़ी तरीके से, बड़े करीने से मायावती ने सर्वजन हिताय जैसे शब्दावली में बदल दिया। ये मायावती की रणनीति लगती है, लेकिन दरअसल ये रणनीति थी कांसीराम की ही। लेकिन अब कांसीराम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अनुयायी, उनके मानने वाले सभी पार्टियों में हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी बिखरी, उनके साथी जैसे जो कैडर के पुराने साथी हुआ करते थे, जिसको आप देखेंगे संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इनकी अपनी अलग अलग पार्टियां हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बहुत सारे लोग अखिलेश के साथ चले गए हैं, कुछ कांग्रेस में चले गए हैं और वो कांसीराम के जो साथी हुआ करते थे, यानी कांसीराम की जो राजनीतिक विरासत थी वो अब सारी पार्टियों में है। लेकिन कांसीराम का जो तरीका, जो कांसीराम की राजनीति की जो सोच थी कि कैसे भी कैसे दलितों को सत्ता हासिल करनी है, उसके लिए कोई पार्टी जरिया हो सकती है या कुछ एक तरीका जरिया हो सकता है। अब वो जो नारा लगता था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा, ऐसा लगता है कि कांसीराम की सोच से धीरे धीरे बाबा साहब का मिशन एक नए मकाम पर आ गया है और कांसीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में धीरे धीरे ऐसे महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उन्हें यूपी का अगर नया अम्बेडकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांसीराम का पूरा ध्यान चुनावी राजनीति और सत्ता पर था और धीरे धीरे कांसीराम को लेकर जो अब इस समय प्रदेश में हो रहा है, सपा PDA दिवस मना रही है, कांग्रेस भी उनको लेकर कार्यक्रम कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि कांसीराम इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनकी सोच काम कर रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी को ज़रूर इससे तकलीफ है, लेकिन कांसीराम का मकसद शायद केवल ऐसा भी नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी के बजाय उनका बृहद उद्देश्य यही था कि दलित कैसे भी करके सत्ता के प्रतिनिधित्व में उनकी हिस्सेदारी बने। तो हो सकता है कि धीरे धीरे अम्बेडकर, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में अम्बेडकर का फोटो, अम्बेडकर का चित्र आप हर पार्टी के पोस्टर होर्डिंग पे पाएंगे और अब हो सकता है कि धीरे धीरे कांग्रेस, सपा, बसपा के तो वो वही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई औपचारिक कार्यक्रम कांसीराम की जयंती पर करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन वो अम्बेडकर को लेकर जैसे तैसे कार्यक्रम करती रहती है, लेकिन वो कब तक कांसीराम को लेकर ये जो नया फिनोमेना है उससे दूर रह पाएगी। तो अगर कांसीराम को यूपी की राजनीति का नया अम्बेडकर कहा जाए तो क्या ही गलत होगा। अब इसको लेकर कैसे आगे राजनीति पनपेगी, ये 15 मार्च के जो कार्यक्रम होंगे, मायावती जी उस पर क्या कहती है, अखिलेश क्या कहते हैं, इसके बाद ज़्यादा इस पर राजनीतिक वितंडा खड़ा होगा। भाजपा को भी कुछ ना कुछ बयान तो देना ही पड़ेगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।